तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिकन फुटबॉल के एक मैच से, जहां ब्रायन नाम के लड़के ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से एक हाई स्कूल की टीम को वो मैच जितवा दिया। तभी ब्रायन को उसके पीओ मतलब पैरोल ऑफिसर की कॉल आई, जिसने अगले ही दिन उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। स्टेशन में ब्रायन के साथ साथ पैरोल पर निकले हुए बाकी रंगीन क्रिमिनल्स भी थे, जिन्हें ऑफिसर ने बताया कि एक नए रूल के चलते आप सभी को डोरेमोन का एक गैजेट पहनना पड़ेगा, जिससे कि हम ये ट्रैक कर सकेंगे कि आप लोग कहीं किसी स्कूल या पार्क के 600 मीटर दायरे में तो नहीं आ रहे। ये सुनकर ब्रायन का हिल गया दिमाग, क्योंकि स्कूल के प्लेग्राउंड से ही चल रहा था उसका सारा हिसाब किताब। लेकिन तब भी ये डोरेमोन पीओ बोला कि तुम्हें ये गैजेट पहनना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें वापस जेल में डलवा दूंगा। बेचारा ब्रायन उस गैजेट को पहनकर अपनी कार में रोने लगा, क्योंकि वो फुटबॉल से उतना ही प्यार करता था जितना आप द एक्सप्लेनर्स कल्ट से करते हो। खैर, यहाँ से ब्रायन अपने घर पहुंचा, जहाँ उसकी मॉम ने उसे थोड़ी हिम्मत दी कि मेरे लप्पू बेटे टेंशन मत लो, तुम्हें कोई नई जॉब जरूर मिल जाएगी। लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते किसी भी कंपनी ने ब्रायन को कोई जॉब ऑफर नहीं करी, और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उस क्राइम का जो सिर्फ एक लड़की, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब ब्रायन अपने घर पहुंचा, जहां उसने एक ऑर्गेनाइजेशन कैलिफोर्निया इनोसेंस प्रोजेक्ट इन शॉर्ट CIP को एक लेटर लिखा। लेटर तो उसने जेल में भी बहुत लिखे थे, लेकिन इस बार उसने अपने बारे में लिखा, ना कि इस केस के बारे में। तब CIP के हेड जस्टिन और उसके एम्प्लॉय ने ब्रायन का लेटर पढ़ा। अगले दिन ब्रायन खुद जस्टिन से मिलने भी पहुंचा, जहां जस्टिन ने उसे समझाया कि देखो, तुम तो जेल से बाहर आ चुके हो, लेकिन अभी भी जेल में बहुत से ऐसे निर्दोष लोग हैं जिन्होंने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं, और CIP उन्हीं जेल में फंसे लोगों के लिए काम करती है। तब ब्रायन बोला कि बात सजा की नहीं है, बात यह है कि मेरे ऊपर एक रेपिस्ट और क्रिमिनल होने का टैग लगा हुआ है, जिन्हें अगर मैंने नहीं हटाया तो फिर मैं अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाऊंगा। तब जस्टिन ने उसे हेबियस कॉर्पस पिटीशन के बारे में बताया, जिसमें अगर ब्रायन के पास कुछ बड़ा या अलग एविडेंस होगा तो फिर शायद कोर्ट उसका केस रीओपन कर देगी। जस्टिन की बात मानते हुए ब्रायन ने वो पिटीशन फाइल कर दी। अब अगले दिन वो जॉब के लिए अपने ही एक दोस्त के जिम में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात इस लड़की कैरन से भी हुई। कैरन उसे अपने साथ वर्कआउट कराने लगी, जिसके बाद ये दोनों एक कॉफी डेट पर निकल गए, जहां इनकी बातों के बीच ही ब्रायन ने अपने ऊपर लगे इल्जामों के बारे में सब बता दिया। वो सारे इल्जाम सुनकर कैरन अचानक से यहाँ से चली गई। ब्रायन भी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वापस घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि कोर्ट ने उसकी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट कर दिया है। इस बात से निराश होकर उसने सीधे जस्टिन से बात की। तब जस्टिन ब्रायन के मैटर से अपना पल्ला झाड़ने लगा, लेकिन जब इनके प्रोजेक्ट की दूसरे एम्प्लॉय ने उसे थोड़ा प्रेशर किया तो जस्टिन ब्रायन के केस पर नजर डालने के लिए मान गया, जिसके लिए उसने अगले ही दिन अपनी 2 एम्प्लॉय को ब्रायन का इंटरव्यू लेने भेजा। तब जाकर पहली बार ब्रायन ने बताना शुरू किया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो असल में उस दिन वो स्कूल में अपनी क्लास लेकर बाहर निकला, जहां ये कनीशा नाम की लड़की ब्रायन के साथ फ्लर्ट करने लगी। तब उसने ब्रायन को दूसरी बिल्डिंग में चलने के लिए कहा। दूसरी बिल्डिंग में ये दोनों वही करेंगे जो आप सोच रहे हो। खैर, ब्रायन भी पूरा भरा हुआ था, इसलिए वो कनीशा के साथ छुपते छुपाते दूसरी बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां इनके बीच डेटा ट्रांसफर होता कि उससे पहले ही ब्रायन को कुछ आवाज आई, जिसे सुनते ही वो काफी डर गया। इसलिए उसने कनीशा को मना कर दिया कि ये जगह कुछ सही नहीं है। तब कनीशा को काफी बुरा लगा, उसे ऐसा लगा जैसे ब्रायन ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। इसलिए उसने अपनी क्लास में जाकर अपनी एक फ्रेंड को कुछ लेटर दिया, जिसमें क्या लिखा था वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी लिखा हो उससे यहाँ ब्रायन अरेस्ट हो गया।
इन्हीं सारी डिटेल के साथ सीआईबी ब्रायन का केस डिस्कस करने लगी। तब हमें एक और सच पता चला कि ब्रायन को उसकी लॉयर ने ये कहकर फंसा दिया कि अगर ब्रायन अपना जुर्म मान लेगा तो फिर कोर्ट उसे 3 महीने के लिए ही जेल में डालेगी। यही सोचते हुए ब्रायन ने ना तो अपने जुर्म को कबूला और ना ही मना किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 6 साल की सजा सुना दी। तभी प्रेजेंट में जस्टिन बोल पड़ा कि इन सब से ब्रायन को क्या फायदा, क्योंकि अभी भी हमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि कनिषा ने उस दिन झूठ बोला था। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय कहने लगे कि अगर हम इस केस पर मेहनत करें तो शायद कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। तभी एक सीआईबी एम्प्लॉय ने ब्रायन से उसके दोस्तों की डिटेल्स मांगी, जिनसे उन्होंने ये कंफर्म किया कि हाँ, ब्रायन एक ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था जो कनिषा जैसी लड़की के साथ कुछ भी गलत करे। दूसरी तरफ ब्रायन अपने दोस्त के जिम में पहुंचा, जहां उसे जॉब तो नहीं लेकिन उसकी दोस्त कैरिन मिल गई, जिसने उस दिन के लिए माफी मांगकर इस बात को यहीं खत्म कर दिया। अब यहाँ से ब्रायन जस्टिन के पास पहुंचा, जहां जस्टिन ने उसे समझाया कि मैंने हर जगह ट्राई करके देख लिया, लेकिन तुम्हारा केस तभी रीओपन हो सकता है जब तुम्हारे पास कुछ नया और पक्का एविडेंस हो। ये सुनकर ब्रायन और बुरी शक्ल बनाकर अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी मॉम को कैरिन की आर्ट दिखाई। कैरिन ने ब्रायन की फोटो बनाई थी, जिससे उसकी मॉम समझ गई कि जरूर कैरिन को आर्ट देखना पसंद होगा। इसलिए उन्होंने ब्रायन को थोड़े पैसे दिए कि तुम्हें उसके साथ आर्ट्स म्यूजियम जाना चाहिए। अब वो उन्हीं पैसों से कैरिन को आर्ट म्यूजियम दिखाने ले आया, जहां ये दोनों आपस में एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी ब्रायन को उसके पीओ का फोन आया, जिसने बताया कि तुम्हारे 600 मीटर के दायरे में एक पार्क है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तब उसने ये बात कैरिन को भी बताई, जो बिना झिझके ब्रायन के साथ यहाँ से चली गई। तब वो कैरिन को अपनी फेवरेट जगह लेकर पहुंचा, जहां वो पहले अमेरिकन फुटबॉल खेला करता था। तब कैरिन उसकी मासूमियत देखकर पूछने लगी कि तुम जेल में जाने के बाद भी इतने शांत कैसे हो। ब्रायन बोला कि शायद मैं भी वॉयलेंट बन जाता, लेकिन वहाँ के एक टीचर जो नेल्सन मंडेला के छोटे भाई थे, उन्होंने ब्रायन को काफी कुछ समझाया, जिनके ज्ञान से वो एक अच्छा इंसान ही बना रहा। उन्होंने ब्रायन को बुक भी दी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही उसने बताया कि 2 साल बाद जब वो 18 साल का हुआ तो उसे बड़ी जेल में लाया गया, जहाँ खुलेआम मर्डर्स वगैरह होते रहते थे। तब एक गैंग मेंबर ब्रायन को डराने लगा, लेकिन फिर ब्रायन ने अपने डर पर जीत हासिल करके उस गैंग मेंबर को चटका दिया। हालांकि इस कांड के चलते उसे 60 दिन के लिए काल कोठरी में भी डाला गया, जहां वो धीरे धीरे पागल हो रहा था, क्योंकि कभी वहां उसे कनिषा दिखती तो कभी अपना कोच। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखते हुए वो 60 दिन काल कोठरी में निकाल दिए। साथ ही उसने ये भी बताया कि काल कोठरी से निकलने के बाद उसने नेल्सन मंडेला के भाई को कभी नहीं देखा। ये सब सुनकर कैरिन ने भी ब्रायन को अपना एक सीक्रेट बताया, जो कि इतना सीक्रेट था कि हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हम चलते हैं ब्रायन के घर, जहां वो अपने लिए जॉब्स देख रहा था। लेकिन तभी उसे कनिषा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे देखते ही ब्रायन के तोते उड़ गए कि ये क्या करने आई है। फिर भी उसने कनिषा को अपना नंबर देकर उससे फोन पर बात करी, और तभी उसने कनिषा से मिलने का प्लान भी बना लिया। वैसे प्लान क्या, वो तो अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई नया सबूत इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए ही उसने कनिषा से ऑन कैमरा ये बात बुलवा ली कि ब्रायन ने कभी उसका रेप नहीं किया, और कनिषा ने वो झूठी गवाही सिर्फ इसलिए दी थी ताकि उसकी मॉम स्कूल से $1.5 लाख मुआवजे के तौर पर हड़प सके। ब्रायन इस नए सबूत को लेकर जस्टिन की टीम के पास पहुंचा, जहां कनिषा का कन्फेशन देखकर सब चौंक गए। लेकिन तब जस्टिन बोला कि इसको हम कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बिना कनिषा को बताए की गई थी।
ये सुनकर ब्रायन बोला कि अगर मैं उसको कैमरा दिखा देता तो क्या फिर वो ये सच बोलती? कभी नहीं बोलती। ये कैसा रूल है, कैसा कानून है, जो सच बोले वही सबसे बड़ा फूल है। अरे एक लड़की के झूठे इल्जाम ने मेरी पूरी जिंदगी तबाही कर दी, इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें। तब जस्टिन बोला कि ठीक है, और यहीं से ब्रायन के केस पर हैवी काम शुरू हो गया, जहां जस्टिन की टीम कनिशा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी और जस्टिन खुद अटॉर्नी मैथ्यू से मिलने पहुंचा, क्योंकि उसे कैसे भी करके ब्रायन का केस रीओपन कराना था। तब मैथ्यू ने उसे जैसे तैसे 90 मिनट दिए कि जल्दी से अपने विक्टिम को बुला लो। तभी जस्टिन ने ब्रायन को फोन करके बुलाया, लेकिन ब्रायन वहां पहुंचता कि उससे पहले ही यहाँ इसका पीओ आ गया, जो बोला कि तुम किससे पूछकर उस दिन शहर से बाहर गए थे। यही कहते हुए उसने ब्रायन की गाड़ी की चाबी भी ले ली। तब बेचारा ब्रायन जैसे तैसे भागता हुआ अटॉर्नी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने मैथ्यू को सारी सच्चाई बता दी। तब मैथ्यू बोला कि मैं एक बार कनिशा से भी उसकी कहानी सुनना चाहूंगा, लेकिन कनिशा तो अब गायब हो चुकी थी, जिसके चलते इनका केस फिर से रुक गया। लेकिन तभी सीआईपी और ब्रायन ने कनिष्का का वो एमएमएस न्यूज में लीक कर दिया, जिससे कि अगले ही दिन से मीडिया में इस केस को अलग ही बूम मिला। तब जस्टिन ने ब्रायन को बताया कि काम बन गया मेरे दोस्त, अब मैथ्यू कनिशा को जरूर बुलाएगा और कोर्ट में भी तुम्हारी हेयरिंग जरूर होगी। लेकिन 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 फिर से इस पीओ ने ब्रायन को स्टेशन में बुलाया, जहां पीओ बोला कि पहले तो तुम शहर से बाहर गए और अब तुम कनिशा से भी मिले, जो कि पैरोल रूल्स के सख्त खिलाफ है, इसलिए तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम जेल में तब जाओगे जब मैं रिपोर्ट करूंगा, और मैं रिपोर्ट करूंगा ही नहीं अगर तुम ये केस जीत गए। अब फाइनली पीओ भी ब्रायन का साथ देने लगा। यहीं से कहानी 6 हफ्ते आगे आई, जहां ब्रायन के केस की सुनवाई चल रही थी। लेकिन काफी देर के बाद भी इनकी विटनेस कनिशा यहाँ नहीं आई। तब जज ने इस सुनवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। तभी ब्रायन ने कनिशा की मां को देखा और फिर उसने मैथ्यू और जस्टिन को कनिशा से बात करने भेजा, जहां कनिशा की मां ज्यादा उड़ते हुए बोली कि उस लड़के ने ही मेरी बेटी का रेप किया, साथ ही उसने $20,000 देकर मेरी बेटी से उस वीडियो में कुछ भी बकवा लिया। तब जस्टिन और मैथ्यू ने उसकी मॉम को यहाँ से बाहर भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने कनिशा से पूछताछ शुरू करी। लेकिन अब कनिशा अपने वीडियो वाले स्टेटमेंट से मुकर गई। वो बोली कि हाँ, ब्रायन ने मेरा रेप किया था, पर जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही कनिशा खुद के झूठ में फंसने ही वाली थी कि तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई, जो इस भांड कनिशा को अपने साथ ले गई। पर तब भी कनिशा से बात करके मैथ्यू समझ गया कि हाँ, ब्रायन बेकसूर है, इसलिए उन्होंने जज से एक और हियरिंग मांगकर इस केस को ठीक से प्रेजेंट किया। तब जस्टिन बोला कि एक निर्दोष लड़के की जिंदगी किसी भी अनटेसेंट लड़की की गवाही से खराब हो गई, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ उस शहर की पुलिस थी, जिन्होंने ना तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन करी और ना ही पूरे एविडेंस को कोर्ट के सामने रखा। तब मैथ्यू भी बोल पड़ा कि हाँ जज साहब, ब्रायन बेकसूर है। मैथ्यू की बात सुनकर जज ने ब्रायन का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करके उसे बेकसूर घोषित कर दिया। ये पल ब्रायन की जिंदगी का सबसे सुहाना पल था, क्योंकि शायद अब वो अपने उस सपने की तरफ बढ़ सकता था जिसे वो बचपन से ही अपनी हर नींद में निहारता आया था। लेकिन दोस्तों, दुख की बात ये भी है कि इस कनिशा की झूठी गवाही के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ये एक सच्ची कहानी थी जिसमें असली के ब्रायन ने अपने 5 साल 2 महीने जेल में काटे थे, और जब उसके ऊपर से केस हटा तब कहीं जाकर उसने 28 साल की उम्र में अमेरिका की नेशनल फुटबॉल टीम में हिस्सा लिया। और ये चमगादड़ी कनिशा बिना किसी टेंशन के अपने 3 बच्चों के साथ मजे की जिंदगी जी रही थी। और दोस्तों, दुख की बात ये भी है कि ऐसे केस अपने इंडिया में भी हुए हैं। बताओ, हद है यार। आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना
बाकी अभी हम चलते हैं आज के शाउट आउट देखने। जहां मुख्तार भाई को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो थैंक यू ब्रो। SPD म्यूजिक बोले कि मेरी हर लाइन पर उन्हें लगता है जैसे अभी कोई डबल मीनिंग बात आएगी। भाई इसी टैलेंट को दिखाने के लिए रोस्ट चैनल शुरू होगा, जिसके लिए संतोष भाई ने आदि पुरुष मूवी का सजेशन दिया। तो भाई मैं एक रोस्ट वीडियो को दोबारा रोस्ट कैसे करूं? यस इंडिया भाई कह रहे थे कि हीरोपंती 2 को रोस्ट कर दो। भाई मैं सोच रहा हूँ हीरोपंती 2 से पहले हीरोपंती 1 को रोस्ट किया जाए, ये सही रहेगा ना? बाकी किसी ने 3 इडियट कहा, ड्रीम गर्ल कहा, पुष्पा, धमाल। अब इसमें से जो मैंने चुनी है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक कमेंट के ओले बरसा दो और सब्सक्राइब बटन पर बादल फाड़ दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।